हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 27 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहला खंभा है, इसका लंबाई कितना है 15 मीटर, और उसी तरह से एक दूसरा खंभा यहाँ पर है, इसका लंबाई कितना है 30 मीटर, और इसके बेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पर कह रहा है 36 मीटर। ये दूरी हो गया 36 मीटर। अब पूछ रहा है कि पहला खंभा का ऊपरी बिंदु और दूसरा खंभा का ऊपरी बिंदु के बीच का दूरी कितना होगा, ये दूरी निकालना है। तो हम लोग यहाँ से इस बिंदु से अगर इसके सीध यहाँ पर खींचें तो ये दोनों समांतर होगा, और ये 36 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 36 मीटर ही होगा। अब यहाँ देखिए, ये 36 है, ये भी 36 है, और ये पहला खंभा का ऊंचाई 15 मीटर है, तो यहाँ से लेके नीचे तक का भी ऊंचाई कितना होगा, 15 मीटर ही होगा। तो पूरा 30 है, उसमें 15 नीचे हो गया, तो ऊपर बचा कितना, ऊपर बच गया 15 मीटर, यानी कि इस बिंदु से नीचे तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मीटर। अब यहाँ पर ये समकोण होता है, 15 है 36 है, तो पाइथागोरस लगा के इसका दूरी निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए, पाइथागोरस लगाएंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग, 15 को लिखेंगे 5 गुना 3, और 36 को लिखेंगे 12 गुना 3। अब देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा क्या बचा, 5 बचा, 12 बचा। और हम लोग जानते हैं कि 5, 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यानी पाइथागोरस ट्रिक होता है। तो 5 इसमें आ गया, 12 आ गया, तो इसमें क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। और ये जो गुना में लगा हुआ है 3 सब में, तो इसमें भी 3 आएगा, तो 13 गुना 3 यानी कि 39 मीटर इसका आंसर होगा, लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वो कह रहा पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तार है ये वर्गाकार रूप में रखा गया और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, जो कि है हमारे पास 22। तो यहाँ से वर्ग का भुजा निकल जाएगा कितना, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, यानी कि √22। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी तार है, मान लीजिए 10 मीटर का तार है, इसको वर्गाकार रूप में रखें या वृत्ताकार रूप में रखें तो इसका एरिया परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन इसके परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तार का लंबाई उतना ही रहेगा। इधर अगर वर्गाकार में रखेंगे तो 10 मीटर का होगा, वृत्ताकार भी रखेंगे तो 10 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप को बराबर करेंगे। यहाँ पर वर्ग का भुजा आ चुका है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 22। इसको बराबर करिए आप। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 इंटू पाई, यानी कि 22/7 इंटू आर। तो यहाँ से आर निकलेगा, फिर वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से कटाएंगे इसको 2 बार में, और √22 से 22 को कटा देंगे तो 22 बार में ये कट जाएगा। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 7 दूना 14 और नीचे √22। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर, तो 14 गुना 14 2 बार लिख देते हैं, और नीचे √22 का स्क्वायर 22 ही होगा। तो 22 22 कटेगा, 7 से कटाएंगे 2 बार में, 14 गुना 2 कितना आ जाएगा, 28। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अगर इसमें हम लोग पहला विकर्ण ये जो दे रखा है 42, इसको रखेंगे और दूसरा विकर्ण को अभी छोड़ दे रहे हैं, तो 2 से कटाएंगे 21, तो इसको गुना ही करना है इसमें। तो 21 में क्या है, 3 है और 7 है, यानी 3 गुना 7 है। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 3 या 7 का मल्टीपल है। तो अगर इसको देखें तो ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 810। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है,
का परिमाप दे रखा है 116, तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल जाएगा। कितना आएगा डिवाइड करने के बाद 29। ठीक है, ये 29 हो गया, ये भी 29, तब भुजा 29 ही होगा। और एक विकर्ण की लंबाई 42 है। मान लीजिए कि ये विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, तो ये जो 42 दे रखा है, तो ये पूरा विकर्ण का लंबाई 42 है। मान लीजिए ये बिंदु जो प्रतिच्छेद वाला बिंदु है वो है, और ओ बिंदु से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कितना होगा 42 का आधा, यानी कि 21 हो जाएगा। और ये समकोण होता है, तो 21 है 29 है, तो इसके साथ जो ट्रिपलेट यूज होता है क्या होता है 20, यानी 20 21 29, तो 20 इसका लंबाई आ गया, यानी कि इस बिंदु से लेके मध्य बिंदु तक, और इधर भी 20 होना चाहिए, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा 40। तो इसमें आप अगर आप 40 कम रखेंगे दूसरा विकर्ण का लंबाई, तो कितना आएगा 21 चौके 84। ठीक है, 84 x पर 10, तो 840 का आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो ए का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2.1 दो बार गुना है, तो इसका मतलब ये क्या है 2.1 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर ए है, और यहाँ पर देखिए 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कहने का मतलब अगर हम लोग ए का वैल्यू 0.6 दे दें तो ये क्या बन जाएगा 2.1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, और ये जोड़ने के बाद क्या 2.1 में जब 0.6 माइनस करेंगे तो 1.5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ए का वैल्यू है क्या होना चाहिए 0.6 होना चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 बजे एक साथ बदलती है, तो फिर ये दोबारा किस समय एक साथ बदलेगी। ठीक है, तो वो समय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 8:20 में इन तीनों का एलसीएम निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि 108 इसका एलसीएम है। अब इसके बाद देखिए 72 है, 72 का 108 में क्या है 36 है। ठीक है, और 2 का कमी है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे। 48 का इसमें 24 है, 2 का कमी है 2 से गुना कर देंगे। तो 108 दूना 216 दूना 432, 432 सेकंड के बाद जो है दोबारा घंटियाँ साथ में बजेगी। तो 432 मिनट सेकंड को आप मिनट में बदल लीजिए। 60 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट होगा। उसके बाद कितना बच जाएगा 420 में इधर 12 सेकंड। ठीक है, तो टाइम में आप 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दीजिए। 8:20 है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8:27 हो जाएगा। उसके बाद 12 सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खुद पाई है, तो उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 200 दिन काम किया है, ये किस दर से किया है, तो 200 दिन तो काम किया है, और यहाँ पर कितना आदमी काम किया है स्टार्टिंग में कितना था 45, तो 45 आदमी काम किया है, और काम हुआ कितना है 4.5 किलोमीटर यानी 4.5। अब इसी दर से काम करेगा तो उसको जो है समय पर काम खत्म करना है। तो देखिए यहाँ पर 200 दिन काम हुआ, टोटल 350 दिन का काम है, तो काम बचा कितने दिन का 350 में 200 माइनस करेंगे तो आएगा 150। अब यहाँ पर कितने आदमी लगेंगे मान लेते हैं x, और काम कितने बचे हैं देखिए 12 किलोमीटर खोदा जाना है, जिसमें कि 4.5 किलोमीटर का खुदाई हुआ है, तो यहाँ पर 7.5 किलोमीटर का खुदाई अभी बाकी है। यहाँ पर काम दे देंगे, इसको कटाइए, पॉइंट तो समाप्त हो जाएगा। 75 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, और यहाँ पर आप 45 कटाइए, 2 से इसको कटाएंगे 100 बार में, तो x का वैल्यू कितना आएगा 100। अब देखिए यहाँ पर इसके पास पहले से 45 आदमी था, अभी चाहिए इसको 100 आदमी, तो 45 पहले वाला आप इसमें माइनस करेंगे तो नया आदमी निकल जाएगा जितना इसको चाहिए, तो 55 आएगा। इतना व्यक्तियों इसको और चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, ये एचसीएफ है 44, एलसीएम है 264, इसको बराबर कर दीजिए। पहली संख्या क्या दे रखा है कि 2 से विभाजित करने पर 44 भागफल प्राप्त होता है, इसका मतलब संख्या क्या रहा होगा 44 गुना 2 88। दूसरा संख्या निकालना है तो इसको n2 मान लेते हैं। 44 से कटेंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे इसको 132, तो n2 का वैल्यू आएगा 132, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए कि ये बीच वाला जो डेटा है इसके पास 25, इसको मान लीजिए माध्य है।
अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, पहला आंकड़ा 10 है, तो 25 से 10 कितना का कमी है, यहाँ पर 15 का कमी है, तो -15 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -30। उसके बाद देखिए 15 को कंपेयर करिए इससे, 10 कम है और क्वांटिटी इसका 4 है, तो 10 के 40 का कमी हुआ, -40 लिखेंगे। इसको कंपेयर करिए तो 5 का कमी है, 5 गुना 3 करेंगे 15, यानी कि -15 लिखेंगे। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर 30 है, 25 से 5 अधिक है, ये क्वांटिटी इसका 6 है, तो 5 छः 30 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद यहाँ पर आइए 25 से इसको देखिए 40, 15 अधिक है, इसका क्वांटिटी 3 है, 15 या 45 प्लस में 45 देंगे यहाँ पर। 25 से 45 20 अधिक है, 20 का क्वांटिटी कितना है 5, तो 20 पंचा 100 प्लस में 100 देंगे। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आएगा डेविएशन, इसको आपको टोटल यहाँ बारंबारता जितना इसका दिया हुआ है इससे डिवाइड करना है। तो 4 2 6 3 9 7 16, 16 6 22, 22 3 25, 5 30 से डिवाइड करें। उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा प्लस कर देंगे, माइनस आएगा माइनस कर देंगे। तो आपको देखना होगा यहाँ पर करके, तो देखिए 30 प्लस में है, माइनस में कट ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया 145 इधर प्लस में, और माइनस में आ गया 100, माइनस में आ गया 55। 145 में 55 माइनस करेंगे तो आएगा 90, यानी कि इसका वैल्यू ऊपर वाला का 90 आ गया। 30 से 90 को घटाएंगे 3 बार में, तो 3 बार में प्लस में आया है तो इसमें जोड़ देंगे, 25 इधर 25 हो गया और इधर 3, तो कुल मिला के कितना आ गया 28। तो 28 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये मीनार है और ये जो वो बिंदु है जिससे जो है इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। इस तरह से जब मिलाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री। और ये जो दूरी है इस बिंदु से मीनार के बेस तक ये कितना है 120 मीटर, और ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। रेशियो क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने कितना होता है √3। तो मीनार का ऊंचाई निकालना यानी √3 का वैल्यू निकालना। यहाँ देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, 3 का कितना होगा, इसमें भी 120 से गुना कर देंगे, तो 120 गुना √3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 से कटाएंगे 6 बार में, तो 6 हो गया पहला, दूसरा कितना होगा 17 या 51 9 60, 60/17। तीसरा इसको भी कटाइए, 3 से कटाएंगे 12, नीचे आएगा 17, यानी कि 12/17। अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे, यानी कि 6 60 12 का एचसीएफ आएगा 6, और एलसीएम निकालना है नीचे वाला का, तो नीचे वाला 17 ही है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 17, 6/17 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले आप क्षेत्रफल लिखिए 540, इसको बराबर करिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर भुजा दिया है दोनों दोनों का योग, तो 30 + 24 कितना हो जाएगा 54, 54 से यहाँ पर गुना, और ये जो पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी उसी को कहते हैं ऊंचाई। तो यहाँ से 54 से कटाएंगे, ये 10 बार में कटेगा, 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर, h बराबर आ गया 20 मीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो वर्गाकार भूखंड है इसका परिमाप निकालना होगा, फिर उसमें 85 से गुना करना होगा। तो 85 से तो गुना करना ही है, तो 85 में है क्या 17 × 5 यानी 17 है। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये देखिए 36,000, ये 17 से नहीं कट रहा है, 35,000 ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 दूना 34 एक 18 हो रहा है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारे पास 17 दूना 34, 17 1 17, ये कट रहा है 17 से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसका परिमाप निकाल लीजिए, ये क्षेत्रफल से भुजा निकालिए, फिर परिमाप निकालिए, उसमें आप 85 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर रेट अलग अलग दे रखा है। पहला वर्ष कितना है 4%, दूसरा वर्ष 5%, तीसरा वर्ष 6%। तो यहाँ पर रेशियो से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 वर्ष का है तो तीनों को जोड़ेंगे,
4 5 9 9 6 15। प्लस करते हैं, सबको गुना करेंगे दो दो करके, पहले इन दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो गुना करके जोड़ेंगे। तो इधर हो गया 20, इधर हो गया 30, 30 20 50, 50 प्लस 6 चौके 24, 50 प्लस 24 हो जाएगा 74। इसको 100 से डिवाइड करते हैं, फिर प्लस करते हैं, तीनों को गुना करते हैं, 4 पंचे 20, 20 छके 120, 120 में 10,000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो कैलकुलेट करके आता है इतना ही इसका इफेक्टिव परसेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो बहुत कम होगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 0.74 आएगा, और ये पूर्णांक में है 15। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 15 से एक बढ़ा के यानी कि 16% मान लेते हैं, जो भी आंसर होगा 16% से कम होगा। ठीक है, तो मूलधन है हमारे पास 25,000। 25,000 का अगर 16% निकालें तो कितना ब्याज आएगा, परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटाएंगे, इधर 16 दूना 3200 हो गया, 16 पंचे 80, 32 8 40, यानी कि 4,000 इसका निकल कर आ रहा है। जो भी आंसर होगा 4,000 से छोटा होगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 4,000 से छोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन 4,000 से बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7,000 में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपया था, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7,000 रुपया को दो पार्ट में ब्याज पर दिया गया है। पहला पार्ट कितना है 6%, यहाँ पर पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट पर कितना है रेट इसका 4%। अब यहाँ पर हमको देखना है कि पूछ किस परसेंट का है, तो यहाँ पर 6% का पूछ रहा है, तो 6% वाला को हम तोड़ेंगे किसमें, जो यहाँ पर है 4%, के अलावा जो बचेगा 6 में से 4 माइनस करने के बाद बचेगा 2%, यहाँ पर छोड़ दिए। अब देखना है कि ये 1 वर्ष का हम लोग रेट निकाले हैं, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं रुपया में, इसको जो 1,600 रुपया का ब्याज मिला है 5 साल में मिला है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 5 से 1,600 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,600 को यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 या 15 यानी कि 320 रुपया आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मूलधन 7,000 रहे तो इसका हम लोग अगर 4% ही निकालें, ठीक है, 7,000 का, दोनों में 4 4 कॉमन है, तो 7,000 का अगर 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटाइए, 7 चौके 28 यानी कि 280 आएगा। जबकि यहाँ पर इसको 1 वर्ष में 320 मिल रहा है, यानी कि अधिक मिल रहा है। निकाले हैं जो हम लोग 4% वो कम है, कितना कम है, डिफरेंस अगर लेंगे तो 40 का कमी है। ठीक है, ये 40 का कमी किस कारण से हुआ, ये जो 2% हम लोग यहाँ पर छोड़े हैं इसके लिए, यानी यही 2% का वैल्यू है 40 रुपया। ठीक है, कहने का मतलब आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी पहला पार्ट का 2% 40 है, तो पहला पार्ट पूछ रहा है यानी कि 100% यहाँ पर निकालेंगे, तो 2 का 50 गुना, इधर भी 50 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 4 पंचे 20 यानी कि 2,000 रुपये, 2,000 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि ये हमारे पास है और कह रहा है कि x-1 और x+1 से पूर्णतः विभाज्य है, तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, x-1 को 0 जब करेंगे x बराबर आएगा 1, इसको जब 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -1। तो एक बार ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे। जब यहाँ पर 1 रखेंगे x का वैल्यू तो क्या बनेगा, p गुना 1 p हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का q, यहाँ पर वैल्यू रखे हैं, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से p माइनस क्यू बराबर कितना आएगा, 1 में 2 घटाएंगे -1, उस तरफ जाके प्लस का 1 होगा, ये पहला समीकरण। अब ये वैल्यू जब रखेंगे तो दूसरा समीकरण आएगा, तो इसमें जब -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर p या -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो माइनस का p हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का 1 हो जाएगा, उसके बाद तीसरा पद में क्या होगा, अगर -1 रखेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और लास्ट में माइनस का q है, बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए p और q को उस तरफ भेजेंगे तो दोनों प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग p + q बराबर 3। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ से p और q का वैल्यू निकालना है, तो देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q कट जाएगा, एक -1 प्लस है तो बचेगा हमारे पास 2p। 2p बराबर इधर भी जोड़िए 3 + 1 4, यानी 2 से कटा देंगे इसको 2 बार में, तो p का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो p का वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 में है 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप q का भी निकाल सकते हैं, p का अगर इसमें रखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला में, तो q का कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए इसको स्क्वायर करके जोड़ना कठिन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है, जोड़ना बिल्कुल आसान है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। क्या करते हैं, 2 गुना
इसका स्क्वायर यानी पहला पद का √3 है तो इसका स्क्वायर 3 होगा, प्लस दूसरा पद का स्क्वायर करिए 1। नीचे आएगा दोनों का स्क्वायर का अंतर यानी कि √3 का अंतर 3 माइनस का 1। देखिए 2 है, यहाँ भी 3 माइनस 1 2 होगा, दोनों कट ही जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई का ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे -2xy, यानी इन दोनों को जब गुना करेंगे देखिए √3 + 1, ऊपर भी √3 + 1, दोनों कट जाएगा, ये भी माइनस वाला भी कट जाएगा, एक आएगा। 2 गुना 1 कितना होगा 2, तो 4 चौके 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं था, 14 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो बी का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए इसका परिमेकरण करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला के साथ गुना करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार 3√2 - 2√3, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3√2 - 2√3। ठीक है, दोनों में माइनस ही आएगा। ऊपर वाला जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3√2 - 2√3 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a² - b², 3√2 का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला बाद में लिख देंगे, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। का स्क्वायर 3 × 9 = 18। ठीक है, 18 प्लस 2 दूना 4 × 12, माइनस का कितना होगा 3 दूना 6 दूना 12, 12√6, और नीचे बन जाएगा आपका 3 × 9 दूना 18 माइनस 2 दूना 4 × 12। इसको लिखिए फिर से, 18 + 12 30 होगा, 30 - 12√6, नीचे कितना बचा 6, 6 से कटा देते हैं, 6 × 5 = 30, इसको भी कटाएंगे 2 बार में, तो ये कुल मिला के कितना आया 5 - 2√6। अब आप ये वाला लिखिए a + b जो दिया है, a + b √6। अब √6 वाला को √6 वाला से कंपेयर करेंगे, तो b का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2। ठीक है, लेकिन 2 में माइनस भी लगा है तो माइनस वाला के साथ इसको, तो बी का कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है -2, इसका आंसर होगा। ए का पूछता तो क्या हो जाता 5। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है इसका माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, आरोही क्रम में लिखना, तो लिख लेते हैं इसको। सबसे छोटी 16 है तो 16 से शुरू करेंगे, 16 के बाद आ जाएगा क्या 18, जाएगा 20, फिर आएगा 25, 2 बार है, उसके बाद आ जाएगा 28, उसके बाद क्या आएगा 35, उसके बाद 38, कितना हो गया 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, ये आरोही क्रम है तो कितना हो गया टोटल 8 नंबर है, का मतलब बीच वाला जो 2 पद है उन दोनों का एवरेज ही माध्यिका होगा, तो 25 25 का एवरेज निकालेंगे तो 25 ही आएगा, यानी ये माध्यिका हो गया। और बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला नंबर 25 ही है, जो 2 बार आ रही है बाकी सब एक एक बार, तो इसका बहुलक भी 25 ही होगा। तो दोनों का योग पूछ रहा है, जोड़ने के बाद कितना आएगा 50। आगे बढ़ते हैं। एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया, यानी किस अंक को गलत पढ़ा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो प्रश्न है इसका प्रश्न ये है, तो 495 गुना 36 करना था, वो जो भी गुना गलत किया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंक क्या सब है, 4 है, 9 है, 5 है, 3 है, 6 है, तो इसी में से कोई अंक गलत पड़ेगा। ऑप्शन अगर देखें 7 है, 7 इसमें है नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 है, 8 भी नहीं है, 8 भी आंसर नहीं हो सकता है। 9 है, 9 आंसर हो सकता है, 2 आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है 2, तो कन्फर्म हो गया कि 9 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 9 को ये गलत पड़ा था। अगर आपको निकालना है एग्जैक्ट तो क्या करिए आप 16,740 को 36 से डिवाइड करिए। ठीक है, और जो नंबर आएगा उसको आप 495 से कंपेयर करिए, तो 9 के स्थान पर बदला हुआ अंक प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें m का मान पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 2/7 2/7, आधार बराबर है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो -3 प्लस माइनस का 5 करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा। और इधर भी देखिए आधार सेम ही है, तो हम लोग पावर को बराबर कर देते हैं, इधर जोड़ के -8 आया, इधर कितना है माइनस का 3m प्लस का 1, 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 9 होगा, बराबर माइनस का 3m बचेगा, 3 से कटा देंगे इसको 3 बार में, तो m का वैल्यू क्या आ गया 3, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्या। देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 999, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। इन दोनों के बीच पूछ रहा है कि 5 से विभाजित कितनी नंबर है। ऑप्शन अगर देखें तो काफ़ी दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का अंतर लेके 5 से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा कितना 9000, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1800, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी ये क्या होता है कि एक नंबर आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, अगर एक से ज़्यादा का अंतर है ऑप्शन में तो इस तरह से डिवाइड करके दे देंगे।
और दूसरा तरीका इसका क्या है, एपी का। हम बताए हुए हैं कैसे करते हैं। 999 से जो अगली संख्या जो 5 से कट रही है वो क्या है, 1000 है। ठीक है, तो 1000 है। और लास्ट वाला जो 9999 है, इससे पहली कौन सी संख्या जो 5 से विभाज्य है, तो होगा 9995। अब आपको क्या देखना है कि इन सब में ये एपी बनेगा। क्यों, 1000 उसके बाद जो होगा 5 से विभाज्य का है, तो 1000 क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 1000 1010। ठीक है, इसी तरह से ये जाते रहेगा 9995 तक। तो इसमें नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी लास्ट टर्म क्या है 9995, इसमें जब पहला पद माइनस करेंगे तो आएगा 8995। इसमें कॉमन डिफरेंस 5 5 का है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ भी कितना आएगा 1800। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियाँ दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुँचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिल्ली से जो चल रही है वो पहली रेलगाड़ी है और पटना से दूसरी रेलगाड़ी चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, मिलने के बाद जो समय लगता है उसका रेशियो क्या होता है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर S1 इंटू S2, यानी पहला रेलगाड़ी का चाल और दूसरे रेलगाड़ी के चाल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर दूसरे रेलगाड़ी का द्वारा लिया गया टाइम, यानी T2 लिखिए और उसके बाद T1। ये रेशियो होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए। S1 यानी पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है, दिल्ली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी है तो 45 है इसका, और S2 निकालना है तो इसको S2 दे दीजिए बराबर। अब यहाँ पर T2 देना है। दूसरा रेलगाड़ी का समय कितना है, 3 घंटा 20 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 20 मिनट को आप लिख सकते हैं 1/3 घंटे, यानी 3 3 9 1 10/3 घंटा हो गया ये। ठीक है, और दूसरा रेलगाड़ी का जो टाइम होगा कितना हो, ये पहला रेलगाड़ी का टाइम कितना होगा 4 घंटा 48 मिनट। इसको आप लिख सकते हैं 4 प्लस 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, 5 चौक 20 60, 24/5। तो इसको उल्टा के लिख देंगे, 5 ऊपर 24 नीचे। अब देखिए यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 से 12, 2 से 5, तो देखिए 5 5 है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5 ही आएगा। और इधर 12 या 36 हो रहा है, तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, ये 6 आ गया। ठीक है, तो देखिए 5 का वैल्यू 45 है, 9 गुना है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 9 गुना, तो 6 गुना 9 जब करेंगे कितना आएगा 54। H2 का वैल्यू आ गया 54, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों को 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और ये है सेलिंग प्राइस। हम लोग पहले निकालेंगे लवली का। लवली को एल लिख देते हैं। ये क्या करता है, अपने लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करता है, और लाभ होता है इसको कितना है 25%। 25% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 1/4। और ये ध्यान रखना है कि लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ का गणना करता है। इसका मतलब ये जो नीचे वाला 4 है ये इसका विक्रय मूल्य है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इससे एक कम, यानी कि 3 होगा। तब जाके यहाँ पर जो अगर हम लोग देखें 3 का सामान ये 4 में बेचेगा, प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट कैलकुलेट करेगा परसेंटेज किस पर, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, अब देखेंगे फिर इसी तरह से बंटी का। बंटी क्या करता है, ये क्रय मूल्य पर अपना गणना करता है। अब बंटी का ये जो नीचे वाला 4 है ये बंटी का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य पर लाभ का गणना करता है। तो 4 होगा क्रय मूल्य, तो उस पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो सामान कितना में बेच रहा होगा वो 5 में, यानी 4 का सामान 5 में बेच रहा है। यहाँ भी इसको 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यानी 25% का। फर्क यही है कि लवली सेलिंग प्राइस पर और बंटी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करता है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और है कि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि यहाँ पर लवली का 4 है और बंटी का 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। ये बराबर नहीं, तो ये रेशियो मान लीजिए, या तो बराबर करने के लिए 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए और ये 4 से यहाँ पर गुना, तो ये कितना आएगा 5 या 15, 15:20 आएगा। और दूसरा वाला कितना आएगा 4 चौके 16 अनुपात 4 पंचे 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो गया। ठीक है, अब उनके लाभ का अंतर 100 है। तो देखिए लवली को जो है कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पर 25 का सामान ये 20 में बेच रहा है, तो 5 यूनिट का इसको प्रॉफिट है। और बंटी का अगर देखें 16 का सामान 20 में बेच रहा है, तो यहाँ पर इसको 4 यूनिट का प्रॉफिट है। दोनों के प्रॉफिट में अंतर है, यहाँ पर कितना अंतर है 5 और 4 का अंतर 1 यूनिट। तो इसी 1 यूनिट का अंतर जो है 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट, तो 20 का निकाल देंगे, 1 का 100 तो 20 का कितना 20 100 यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कुल संख्या कितना है, 100 है। 100 में पहली बार क्या होगा कि 4% टूट गया, तो 100 का 4%, 4 इसमें माइनस कर देते हैं, बचा इसके पास कितना, 96। अब शेष में से 25% जो है दोषपूर्ण पाया गया, तो 96 का 25% कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 खिलौना जो है इसका, ये 24 बल्ब जो है ये डिफेक्टिव है, तो 24 इसमें माइनस करेंगे, कितना बचेगा इसके पास, 72। अब क्या कह रहा है कि यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो टूटा हुआ 4 है और दोषपूर्ण कितना है, 24, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है, 24 4 28। इसी 28 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 112। कितना गुना है, 4 गुना, 28 सौ के 112 होता है। तो कुल संख्या निकालना, कुल कितना माने थे, 100, 100 का 4 गुना कर देंगे तो 400 इसका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये सब समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब समानुपात में रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, बीच वाला दोनों पद का गुणनफल अंतिम दोनों पद के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों को गुना करिए अंदर वाला, तो एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 9 गुना 49। ठीक है, यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, इन दोनों का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 49 का वर्गमूल 7, 7 या 21 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 1350 में 2 मेजें खरीदता है, उसे एक मेज को बेचने पर 4% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर 7.5% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य के बीच अंतर क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ कंडीशन दे रखा है, उसे न तो लाभ होता ना ही हानि होता। इसका मतलब ये जो हानि हुआ, रुपया में जितना इसको हानि हुआ उतना ही इसको रुपया में लाभ भी हुआ है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पहला मैच का क्रय मूल्य एक्स है, इसका हानि कितना है, 6%, 6% बराबर है दूसरा मैच का क्रय मूल्य मान लीजिए वाई है, का प्रॉफिट कितना है, 7.5%। ये दोनों बराबर होगा, 7.5% को आप लिख सकते हैं क्या, 15/2%। ठीक है, तो परसेंट तो दोनों तरफ है, कट ही जाएगा, और 3 से कटा दीजिए 2 बार में, 3 से 5 बार में, यहाँ से x और y का रेशियो आएगा, क्या आएगा, 5 इधर है, इधर 2 नीचे आके गुना होगा तो 4। ठीक है, अब दोनों जो है 1350 में खरीदा है, दोनों का कुल प्राइस कितना है, 1350। यहाँ पर कितना बन रहा है, 5 4 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1350। ये कितना गुना है, 15 नमा 135, यानी कि 150 गुना है। क्या पूछ रहा है, दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है, तो 5 और 4 में कितना अंतर है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का कितना होगा, 150। ठीक है, यहाँ जो आया है यही 1 यूनिट का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब वो 30 के चाल से चलता है, ठीक है, ये स्पीड है, और दूसरा कंडीशन वो 40 के स्पीड से चलता है, ये चाल का अनुपात हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, कटा दीजिए, अनुपात आ जाएगा। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले जब 30 के चाल से चल रहा था तो 4 यूनिट टाइम लग रहा था, जब वो 40 से चलेगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा, तो कितना का कमी हुआ यहाँ पर टाइम में, 1 यूनिट का। अब सवाल पर आइए, अब वो पहले जो है 10 मिनट देरी से पहुंचता था, अब यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टाइम में कितना का गैप आया है, परिवर्तन, 10 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, 15 मिनट का, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 मिनट। दूरी पूछ रहा है तो दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए, चाल गुना समय। तो यहाँ पर अगर देखें तो चाल है इतना, तो समय कितना है, 4 यूनिट, 1 यूनिट का है 15, तो 4 यूनिट का कितना होगा, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा चाल, यानी कि 30 गुना समय, समय है 60 मिनट, इसको घंटा में लिखेंगे 1 घंटा, 30 किलोमीटर ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसका सरलतम रूप निकालना है, आसान है, 81 का वर्गमूल 9 होगा, प्लस करना है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 0.9, प्लस करना है इसका वर्गमूल 0.009, प्लस इसका वर्गमूल ये 1 जीरो होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका हो जाएगा, देखिए ये कोष्टक के बाहर है, ये ध्यान रखना आप, इसका वर्गमूल हो जाएगा 100। तो सबको जोड़ लीजिए, बाद में गुना कर दीजिए, जोड़ेंगे तो आप आएगा 9.99। इसको जब 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट समाप्त हो जाएगा, 999 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पर छाया की लंबाई कितना है, 14 मीटर, और यहाँ पर छाया की लंबाई कितना है, 28।
सीधा सीधा 2 गुना है। इसका मतलब जिसका छाया बन रहा है वो वस्तु भी 2 गुना होगा। तो यहाँ पर पेड़ है 8 मीटर का, तो बिजली का खंभा कितना होगा, इसका भी 2 गुना होगा, यानी कि 8 दूना 16 मीटर का। तो 16 मीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 गुना 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, तो 72 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज की शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए। क्या है ये शीट का, क्या है आकार, 72 गुना 48, और एक लिफाफा का जो डायमेंशन है कितना है, 18 गुना 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 छके 72, ठीक है, और 6 तिया 18, 3 से घटा देंगे 16, तो 16 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। इसमें क्या करा, फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया। ठीक है, यहाँ पर डेटा दिया है, खेल का प्रकार है क्या, और ये कितने प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं वो है। तो देखेंगे हम लोग फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 500 है टोटल। उसमें महिलाओं का पूछ रहा है, तो यहाँ कुल पुरुष है 80%, कुल महिलाएं 20%। तो 500 का 20% निकालिए, कितना आएगा, 5 दूना 10, यानी कि 100। अब इसमें चयनित का पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ चयनित पुरुष है और चयनित महिलाएं। तो चयनित महिलाएं फुटबॉल में देखें तो यहाँ पर है 10%, तो 100 का 10% ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कितना आ जाएगा, 10। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात कितना है। तो बास्केटबॉल देखेंगे, यहाँ पर है 380। इसमें चयनित पुरुष देखना है, तो 380 का पुरुष कितना है यहाँ पर, 50%, तो इसका आधा यानी कि 190 होगा। अब इसमें चयनित पुरुष कितने हैं, ये है इसका 20%, तो 190 का 20% आ गया किसमें, बास्केटबॉल में। अब इसका रेशियो निकालना है तैराकी के साथ। तैराकी है 350, इसमें पुरुष कितना है 40%। जब 350 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 चौके 140। अब इसमें चयनित का पूछ रहा, तो चयनित कितना है, तैराकी में चयनित है 10%, 10% से यहाँ पर गुना करिए। अब रेशियो लेना है, 0 0 कट ही जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए इसको 7 बार में, 19/7, तो 19:7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। तो वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागी देखना है। वॉलीबॉल का है यहाँ पर 300 है, इसमें महिलाएं हैं 70%। 700 है, 700 का 70%, कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, यानी कि 490 आ रहा है। इसका परसेंट निकालना है किस पर, क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों पर। तो क्रिकेट कहाँ पर है, यहाँ पर 1020 है, इसमें पुरुष है कितना 60%, तो 1020 का 60% जब निकालेंगे तो कितना होगा, 600 और 12, 612 परसेंट निकालना, तो 100% से आप यहाँ पर गुना कर घटाना है। तो ये 612 है, तो इसको हम लोग 600 मानेंगे, तो 100 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 से इसको कटाइए, 6 8 48, 6 का 6, 81% के आसपास इसका आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है डी इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था और 8000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया था, तालिका में दिए गए प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल के लिए चयनित महिला प्रतिभागियों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, चयनित वाला का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 9000 खिलाड़ी क्रिकेट में, क्रिकेट कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें भाग लिया और सिर्फ महिला का निकालना है, चयनित महिला 9000 में, इसमें देखिए महिला कितना है क्रिकेट में 40%, तो 9000 का 40% निकालेंगे तो 3600 आएगा। इसमें चयनित महिलाएं कितने हैं 8%, तो 36,000 का ये कितना आ गया 8%, 3600 का 8%। अब इसमें 8000 वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितना है यहाँ पर, कहाँ है ये, ठीक है। तो 8000 का देखेंगे महिला कितना इसमें 70%, तो 8000 का 70% कितना होगा 5600। अब इसमें चयनित वाला कितना है, चयनित है यहाँ पर 12% महिलाएं, तो ये 12 से यहाँ पर आप गुना। अब यहाँ कटाना है, 0 0 काट ही देते हैं, 12 से कटाएंगे 3 बार में, 8 से कटाएंगे 7 बार में, 3/7 बचा, 3:7 ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।